नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। जब हम गुलाम थे ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन में जो एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए गए थे, कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए, कौन कौन से आयोगों की नियुक्ति की गई, इनके बारे में हम जानेंगे। जब से ब्रिटिश इंडिया इस्टेब्लिश्ड हुई उसके बाद से लेकर के 1944 सर्जेंट योजना तक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बीएड एंट्रेंस सीयूटी बीएड के सभी सेक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनेंगे। हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आपको किसी अन्य सोर्स से नोटिफिकेशन पहुँचाने का हमारा दायित्व ना रह पाए, तो आप नोटिफिकेशन के दौरान आप आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी जानते हैं, जब पुर्तगालीज आए थे तो उसके बाद में सब आना शुरू किए, और उसके बाद में हमारा देश में व्यापारिक जो आए, उसके बाद में हमारे जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ पर अस्थायित्व तो अपना लिया और उन्होंने पूरी तरीके से हम पर हावी हुए। 200 साल तक लगभग उन्होंने हम पर शासन किया। इसके दौरान बहुत सारे आयोग उन्होंने निर्धारित किए। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो हमारा शैक्षिक डेवलपमेंट हुआ, उसमें हम इसको 4 पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनके जो कार्यकाल हैं हम 4 भागों में इनको पढ़ने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला तो हो जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसकी स्थापना हुई, तो 1600 के आसपास में 1600 से 1800 का जो पीरियड था, समय था, उसका हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का जो कंट्रोवर्सी हुई, उसको हम कह सकते हैं, जो कि 1813 से स्टार्ट होती है और आपकी चलती है 1854 में। जो वुड का डिस्पैच आता है, वुड का जो घोषणा पत्र आता है, उसके दौरान तक ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। उसके बाद में ये 1900 के दौरान जब फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर जब हम कई सारी रियायतें 1857 की जो क्रांति हो जाती है, उसके बाद में जब हम जागते हैं, जागृति होती है 1857 की क्रांति के बाद में, जब भारत में भारतीयों में ये भावना आती है कि हम भी शिक्षा हमारी जो होगी उस पर हमारा कब्जा हो, हम अपने शिक्षा को राष्ट्रीय बनाएं जिसमें हमारी संस्कृति इंक्लूड हो, ना कि इन अंग्रेज़ों की जो कि गुलाम बना रहे हैं। अपनी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो दे रहे हैं वो इंग्लैंड के हैं, ना कि भारत के हैं। इंग्लैंड के ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं, हम पर लागू कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार की चेतना जागृति होती है तो उस पीरियड को हम तीसरे पीरियड में मान सकते हैं। और चौथा पीरियड जो प्रांतीय स्वायत्तताओं का जन्म होता है, तो उन पीरियड्स को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे हिस्ट्री में जो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम 4 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो हम बात करेंगे उसके बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो उसके दौरान जब शासन होता है, तो सबसे पहली बात होती है कि कंपनी का शासन केवल इतना होता था। मोटिव उसका क्या है कि वो भारत में आए, यहाँ पर व्यापार करे और उसके जो पैसे कमाए, अर्निंग जो हो, उसको इंग्लैंड भेजे। सिर्फ पहले मोटिव इतना होता है। बट जब कंपनी क्या करती है कि रूल करना चाहती है इन इंडिया में वो रूल करना चाहती है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या था, यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना जो कि हमेशा क्या करें, कंपनी का सपोर्ट दें। इसके लिए उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा जो तरीका है वो इनके एजुकेशन सिस्टम पर हम क्या करें, पकड़ मजबूत करें। इनका एजुकेशन सिस्टम हम अपने अंडर ले लें, जिससे हम इनके दिमाग में ब्रिटिश की जो विशेषताएं हैं उनको भर देंगे, ब्रिटिश कल्चर को भर देंगे, और एक प्रकार से ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो हमेशा ब्रिटिशर्स का अंधभक्त होगा, बिना किसी रीजन के इनको सपोर्ट करेगा, हमेशा इनकी तरफ खड़ा रहेगा। तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, कंपनी आई, तो उसके ड्यूरिंग 1600 के आसपास में
इनका उद्देश्य ये नहीं था कि ये इंडियंस को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है कि जब भी फर्स्ट पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेटिंग ऑफ इंडियंस, तो ये भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। जब बात बढ़ती है और 1813 का आज्ञा पत्र या चार्टर एक्ट आता था, तो उसमें इन्होंने इंक्लूड करते हैं, ये क्या कहते हैं कि हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हम इंडियंस को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। उन्होंने इसमें क्या कहा कि हम इनके साहित्य को प्रोत्साहित करेंगे, इनको बढ़ावा देंगे और हम यहाँ के एजुकेशन को हम डेवलप करेंगे अपने इंग्लैंड की तर्ज पर। जिस प्रकार से इंग्लैंड में शिक्षा चल रही है उस प्रकार से हम यहाँ पर आएंगे और इनके एजुकेशन सिस्टम को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कंपनी की होगी। 1813 में ही ये बात किया गया कि 1 लाख रुपए जो हैं कंपनी या ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे इंडिया में, वो 1 लाख रुपए प्रति साल भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो 1813 पे, परंतु यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट ये हो जाता है कि जो 1 लाख रुपए है ये खर्च तो होंगे, पर आखिर जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो क्या रहने वाला है। तो वो ऑब्जेक्टिव ना तो सेट है। दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा विवाद था भाषा का। भाषा क्या होनी चाहिए, जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो डिस्प्यूट था वो यहाँ पर उत्पन्न होता है। और हम बात करेंगे उसके बाद में आता क्या है, 2 दल बन जाते हैं, 2 दल बन जाते हैं यहाँ पर, और प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद विचारधारा उत्पन्न होती है। उसके बाद में जो प्राच्यवादी थे वो क्या कहते थे कि हम इंडियन जो ऑलरेडी संस्कृत, अरबी, फारसी जो चल रही थी इंडिया में, उस भाषा में इंस्ट्रक्शन कीजिए, उसमें हमको पढ़ाइए, उसमें शिक्षित कीजिए। ये प्राच्यवादी विचारधारा के लोग मानते थे। और जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग थे, जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो कह रहे थे कि जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी वो क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंग्लिश लिटरेचर की जो एजुकेशन हो। क्योंकि वो थोड़ा जागरूक थे, राजा राम मोहन राय जी जागरूक थे, तो वो सोच रहे थे कि विकास हो और हमें उनकी भाषा समझनी चाहिए। अगर हम उनकी भाषा को नहीं समझेंगे तो उनकी नीतियों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए राजा राम मोहन राय को सपोर्ट कर रहे थे कि वो इंग्लिश में यहाँ पर एजुकेशन कराएं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पाश्चात्यवादी विचारधारा के सपोर्टर कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। ये कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखना कि पाश्चात्यवादी जो विचारधारा के सपोर्टर में कौन खड़े थे, राजा राम मोहन राय जी खड़े हुए थे। और जब ये डिस्प्यूट आ गया तो 1833 का आपको पता होगा एक आज्ञा पत्र आता है। 1833 में एक आज्ञा पत्र कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसमें एक मेंबर ऐड कर दिया जाता है, जो कि होता क्या है, लॉ मेंबर। लॉ का पदाधिकारी होता है, जो कि कानूनों का जानकार होता है। उसका अपॉइंटमेंट होता है किसमें, काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल में। किसके अकॉर्डिंग, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आज्ञा पत्र आता है उसमें ये बात कही जाती है कि एक लॉ का मेंबर काउंसिल में और भी ऐड कर दिया जाएगा। और उसके रूप में आते कौन है, हमारे भाई साहब माइकले जो आते हैं, ये आते हैं माइकलो। तो लॉर्ड मैकाले, जो मैकाले हैं, ये आते हैं इंडिया में। और मैकाले जी पूरा उथल पुथल मचा देते हैं। किस प्रकार से मचाते हैं, तो ये बता देते हैं कि जो आप लोग जिस बात पर लड़ रहे हैं, एक बात और जानिए कि 1833 में जो हम 1 लाख रुपए खर्च करने की अभी बताया मैंने कि 1813 में बात की गई थी कि 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर खर्च करी जाएगी। बट जब उन्होंने कहा एक भी रुपए खर्च नहीं करते हैं 1833 तक, क्यों नहीं खर्च करते हैं, ये कहते हैं कि आप लोग खुद लड़ रहे हैं, हमको बताइए पहले कि हम किस भाषा में शिक्षा दें। आप जब भाषा नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जब भाषा आपकी तय हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, तब हम आपको रुपए खर्च करेंगे, हम किस क्षेत्र में खर्च कर दें।
तो 20 साल का समय 1813 से 1833 का समय ऐसे ही विवाद में चला जाता है। अब 1833 में लॉ के रूप में कौन आए हैं? लॉर्ड मैकाले जी आ गए हैं। तो लॉर्ड मैकाले जी कहते हैं कि कुछ नहीं, सीधा सीधा जो एजुकेशन की जो मीडियम होगी वो इंग्लिश होगी, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। उस समय गवर्नर जनरल कौन होते थे? विलियम बेंटिंग जी थे। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल हैं, और उन्होंने इसके मैकाले को कहा कि एक ऐसे घोषणा पत्र बनाओ जिसमें सारे जो डिबेट्स हैं वो क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। तो मैकाले बनाता क्या है? अपना एक घोषणा पत्र बनाता है, एक घोषणा पत्र लिखता है, उसकी बात हम करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैकाले का जो घोषणा पत्र है वो कब आया? तो 1835 में आया। और मैकाले जी का सपोर्ट किसकी तरफ था? तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन का जो लैंग्वेज था या भाषा जो शिक्षा के लिए अपनाई जाए वो कौन सी भाषा को बताया? इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बात अगर पेपर में पूछी जाए तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। और उस समय अगर गवर्नर जनरल पूछता है, जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि गवर्नर जनरल थे। और अगर ये बात पूछती है कि लॉ मेंबर किसके अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम या किस चार्टर एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, तो 1833 का जो घोषणा पत्र या चार्टर एक्ट था उसके द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य जोड़ा गया, जो कि लॉ का ऑफिसर होता था, लॉ का सचिव होता था, और उसके रूप में मैकाले जी आपके आते हैं। और इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया उसमें बात क्या थी, मेन फीचर्स क्या थे, हम इसकी बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले बात बता दिया, मैकाले जी ने बताया क्या, कि इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट हायर लेवल्स। जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा वो कौन सा होगा? इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो ये बात इन्होंने सबसे पहले आकर के बताई। तो शिक्षा में इंग्लिश शिक्षा का जो जनक है वो किसको माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, आप इसको ध्यान में रखना कि मैकाले को कहा जाता है। दूसरी बात इसमें क्या बताया, इन्होंने भारतीय जो बोल रहे थे, संस्कृत बोल रहे थे, खुद तो भाई साहब को ना तो संस्कृत पता है, ना तो अरबी पता है, और ना इन्हें भारतीय साहित्य का ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या दे रहे हैं, ये आके कहते हैं कि जो हमारे यूरोप के एक लाइब्रेरी के जो एक खाने में रखी हुई साहित्य हैं वो भारतीय और अरब देश के साहित्य के बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात कहते हैं। ये कहते क्या हैं, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज बोथ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो ये बात ये बता देते हैं। और इसके बाद में ये कहते क्या हैं कि हमारा जो एजुकेशन का एम होगा वो क्या होगा, कहते हैं इंडियन इन ब्लड एंड कलर। हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो इंडियन होंगे जन्म से और रंग से। तो रंग से और जन्म से तो वो भारतीय होंगे, यानी कि हम ऐसे भारतीयों को तैयार करेंगे जो केवल और केवल जन्म उनका भारत में हुआ होगा, वो रंग में काले होंगे, बट उनकी जो आइडियाज़ होंगे, जो थाट्स होंगे, जो ड्रेस होंगे एंड जो कन्वर्जेशंस होंगे वो कौन से होंगे, इंग्लिश के तरीके से होंगे, अंग्रेज होंगे। मतलब मैकाले साहब क्या करना चाहते थे, एक तरीके से काले अंग्रेज बनाना चाहते थे। अब इसके लिए इनको शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए इन्होंने कहा क्या, कि हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी अपनाएंगे। ये होती क्या है, इसको निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन है या जो एजुकेशन है, मतलब शिक्षा जो है, वो हम शिक्षा में पैसे बर्बाद क्यों करें, जो कि बहुत छोटे तबके के लोग हैं जिनको कि खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो शिक्षा कहाँ से पढ़ पाएंगे। हम करेंगे क्या, कि जो उच्च वर्ग है हम केवल उन्हीं को शिक्षित कर दें, उनको हम ऐसा बना लें जो कि क्या हो, ब्लड में और कलर में तो इंडियन हो, बट आइडियाज़ उनके कौन से हो, इंग्लिश में हो, अंग्रेज हो, विचार से क्या होंगे, वो अंग्रेज होंगे। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार से बड़े जो उच्च वर्ग हैं, जो कि राजाओं से रिलेटेड हैं या बड़े खानदान रईस ठाकुर साहब हैं, उन सबको हम शिक्षित करेंगे। और जब उनके संपर्क में छोटे लोग आएंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो उनके यहाँ वर्क करने जाएंगे, काम करने जाएंगे, तो उनके संपर्क में आने से वो सीख जाएंगे।
तो इस प्रकार से शिक्षा जो होगी वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक छन छन के पहुंच जाएगी। इसको कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। अब जो बड़ा वर्ग अगर शिक्षित हो जाएगा तो वो नीचे वर्गों को क्या करेगा, हीन भावना से देखने लगेगा। तो मेन मानसिकता क्या थी इनकी कि इनमें डिवाइडेशन कर दिया जाए, एक उच्च वर्ग बना लिया जाए जो कि हमेशा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा, और एक निम्न वर्ग बना लिया जाए जो कि क्या रहेगा, उसके पास कुछ संसाधन नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो वो कभी भी इंडिया में कभी भी ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इनके कुछ चीज़ें थी। और जो ग्रांट्स, जो अनुदान दिए गए थे, कहा गया था कि हम 10 लाख रुपए प्रति सालाना खर्च करेंगे भारतीय शिक्षा पर। इन्होंने कहा कि उसको रोक दिया जाए और उसका जो ग्रांट है, जो धनराशि है 10 लाख रुपए, उसको केवल इंग्लिश स्कूल्स एजुकेशन पर हम खर्च करेंगे। अगर आप इंग्लिश एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर स्कॉलरशिप भी ग्रांट की जाएगी। बट अगर आप इंग्लिश एजुकेशन से नहीं जुड़ते हैं, आप अपनी संस्कृति, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, फारसी में इसमें अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको ना तो कोई ग्रांट मिलेगा, ना तो कोई अनुदान या सहायता राशि दी जाएगी, और ना आपके छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये बात इन्होंने मैकाले अपने मिनट्स में बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मैकाले मिनट समझ में आ गया होगा। अब ये विवाद यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हम केवल इंग्लिश पढ़ाएंगे, मतलब भारतीयों को पूरा उपेक्षा कर दी। इन्होंने भारतीयों के ख्यालों का कोई भी ध्यान ना रखा, इतनी सारी बातें कर दी गई। तो जनता में क्या हुआ, असंतोष जागा, और अगला फॉर्मेशन आता है जबकि हम एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पीरियड आता है जो कि ब्रिटिश एजुकेशन में हमारा देखने को मिलता है। तो थर्ड पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया एजुकेशन पॉलिसीज। इसमें सबसे पहले क्या आता है, वुड का घोषणा पत्र आता है। चार्ल्स वुड एक व्यक्ति हैं जो कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बन के रहते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, वुड जो डिस्पैच आता है, ये इनके क्या होते हैं, इनको पूरा एक तरीके से यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पीरियड है वो हंटर कमीशन वुड के बाद में आएगा। उसके बाद में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1902 में, 1901 में क्या बनते हैं, 1901 में आपके 1899 में, जो लोग हिस्ट्री में हैं वो जानते होंगे कि आपके यहाँ आते हैं लॉर्ड कर्जन साहब। तो कर्जन जी आते हैं तो उन्होंने गुप्त रूप से शिमला समझौता करते हैं 1901 में। शिमला में गुप्त रूप से शिक्षा की बैठक करते हैं और 1902 में ये कमीशन पास कराते हैं। और उसके बाद में जब 1917 में सैंडलर कमीशन बनता है 1919 के दौरान, तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये 3 फॉर्मेशन हुए। अब हम आगे पेज पर बात करेंगे वुड के घोषणा पत्र की। सबसे पहले कि वुड साहब जो थे हमारे आए थे यहाँ, उनके क्या मोटिव्स थे, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थी। तो कमेटी एक बनाई जाती है चार्ल्स वुड के, जो कि चेयरमैन रहते हैं। और ये कहाँ के रहते हैं, कमेटी बनाती है इनको। और ये जो कमेटी चार्ल्स वुड की आती है, इसको सबसे मेनली क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन, मतलब कि नील का पत्थर साबित करते हैं ऐसे लोग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन का इसको कहा गया है। वुड डिस्पैच को कहा गया, वुड के घोषणा पत्र को कहा गया। अब बात करेंगे यहाँ पर हम ये कि इनके रिकमेंडेशंस क्या थे, इसको क्यों कहा गया वुड का घोषणा पत्र। तो वुड का घोषणा पत्र कहने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि इन्होंने अभी तक जितने आपने देखे मैकाले मिनट्स जो आया था, मैकाले का घोषणा पत्र आया था, उसमें कहीं भी भारतीयों के लिए कोई स्थान नहीं था। यहाँ पर पहली बार वुड डिस्पैच में 1854 में ये बात कही जाती है कि अब हम क्या करेंगे, भारतीयों को इसमें शामिल करेंगे, शिक्षा में शामिल करेंगे। और इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन की इंस्ट्रक्शन होगी वो इंग्लिश में ही होगी। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। शिक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा पढ़ाई जाएगी। इन्होंने बताया कि हम यूनिवर्सिटी को स्थापित करेंगे, विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास, मुंबई,
ये 3 विश्वविद्यालय इन्होंने कहा पहले कि 2 विश्वविद्यालय हम मुंबई और मद्रास और कलकत्ता में स्थापित करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तीसरा विद्यालय स्थापित करेंगे। और वो जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा वो किसके पैटर्न पर होगा, तो जो लंदन में यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पैटर्न पर हम यहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे। तो तीसरी बात इन्होंने और क्या निकल कर आई कि इन्होंने कहा कि जैसे इंग्लैंड में उस टाइम क्या होते थे, यूनिवर्सिटी में चांसलर होते थे, वाइस चांसलर होते थे और उनसे फेलोज और सीनेट होते थे। तो इन चीज़ों को कहा कि हम उसी के तर्ज पर रहेंगे जिसमें चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, फेलोज होंगे और सीनेट की व्यवस्था की जाएगी। तो ये वुड के घोषणा पत्र में थे। और भी कुछ चीज़ें जो वुड की घोषणा पत्र में, इतनी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये बात मेन रूप से निकल कर आती है, जिसमें ये बताया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई। और आपको पता होगा 24 जनवरी 1857 ईस्वी में आपका पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो 24 जनवरी 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा रख लेना है। उसके बाद में हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन पहली ऐसा एजुकेशन कमीशन था। ये क्या था, पहला एजुकेशन कमीशन था। किसमें, ब्रिटिश के दौरान में पहला एजुकेशन कमीशन आया, हंटर कमीशन। क्योंकि इसमें विलियम हंटर क्या थे, इसके चेयरमैन थे कमीशन के, इसलिए इस एजुकेशन कमीशन का नाम पड़ गया हंटर कमीशन, जो कि आया कब था, 1882 में आया था। कमीशन ने कुछ चीज़ें दी, जो कि सबसे पहले इनका काम क्या था बात करें तो हंटर कमीशन का वर्क ये था कि ये सर्च करेंगे जो एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो बाधाएं आए हैं, जो जनता में असंतोष है, भारतीय जनता में असंतोष है, उनका कारण जानेंगे और इन असंतोष को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में ये बात करने के लिए इनको रिकमेंड किया गया था। तो ये एक तरीके से पूरे शिक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए रिकमेंड किया गया था और ये पहला कमीशन था जो कि आया था। तो हंटर कमीशन के बारे में केवल इतनी चीज़ें हैं। और इसने रिकमेंड किसके दिया था, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर बेसिकली इन्होंने रिकमेंड किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको इतनी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि हंटर कमीशन किसके लिए अपॉइंट किया गया था। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसको अपॉइंट किया गया था और ये पहला भारतीय शिक्षा में पहला एजुकेशन कमीशन था। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे और ये 1882 में आया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम बात करेंगे इसके बाद में आता कौन है, सैंडलर कमीशन 1917 में आते हैं। इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बता दें, 1899 में जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है कि करजन साहब आते हैं हमारे यहाँ और इन्होंने कहा कि हम अब शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1901 में शिमला में गुप्त एजुकेशन सिस्टम के लिए 15 दिवसीय शिमला में अधिवेशन किया। ये गुप्त तरीके से किया गया, जिसको कोई जान ना पाए, भारतीय इसमें कोई भी शामिल नहीं थे। 15 दिवसीय था और इसमें जो प्रांत के जो मेन अंग्रेजी एजुकेशन के मिनिस्ट्री थे या सचिव थे उनको बुलाया गया, सलाहकार जो थे उनको बुलाया गया था और इसमें कई चीज़ों पर चर्चा की गई। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो एक बनाया गया, वो क्या बनाया गया, 1902 में आया था, जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं क्या बनाया जाता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 2002 में 1902 में ये बनाया जाता है, जो कि शिमला में जो गठन करते हैं उसके बाद में जो कंक्लूजन निकलता है, उन लोगों का जो निष्कर्ष निकलता है, तो उसके आधार पर ये बनता है। तो इसको आपको डेट थोड़ा ध्यान में रखना है। और मुख्य रिकमेंडेशन में अगर आप बात करें तो यही था कि हम पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, बट
इन्होंने कुछ किया नहीं, केवल बात बात की। जब हमारे इंडियन को आप इंक्लूड नहीं करोगे तो आप अगर बदलना चाहते हो रियली में, तो हमारे जो भारतीय थे, भारतीय शिक्षाविद थे, उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए था। तो इसलिए इनका कुछ भी अविश्वास प्रस्ताव हो गया। उसके बाद में गोखले का बिल आता है। गोखले 1911 में बिल देते हैं। गोखले का बिल में क्या होता है कि इनका बहुत सारे रिकमेंड देते हैं, बट पूरा फ्लॉप हो जाता है, इसको मान्य नहीं किया जाता है। उसके बाद में आते हैं कब हम, 1917 में आता है सैडलर कमीशन या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सैडलर कमीशन या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया क्यों गया था? क्योंकि हमने आपको बताया कि इन्होंने कहा क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। तो जब लंदन में पुनर्गठन किया जाता था विश्वविद्यालयों का, तो यहाँ भी कहा गया कि जब उन्हीं की तर्ज पर किया गया है तो यहाँ भी उनका पुनर्गठन किया जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर आते हैं मिचेल सैंडलर। ये हैं कौन? तो मिचेल सैंडलर या माइकल सैंडलर जो हैं, ये लीड्स यूनिवर्सिटी की, जो लीड्स था लंदन में, आप जानते होंगे लीड्स के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, और ये भारत में आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये कहते क्या हैं, इनकी मेन जो रिकमेंड होता है, रिकमेंडेशन होती है, वो बताते हैं कि जो प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी जाए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड। इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना प्रत्येक प्रांत में कर दी जाए, और इन्होंने कहा कि जो परिषद हैं वो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों की संचालन एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व ले लें। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी है, देखिए। A board of secondary and intermediate education consisting of the representatives of government, university, high school and intermediate colleges to be established। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई जो हमने आपको बता दी। इन्होंने मेनली क्या कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की जाए। पहली बार ये बात निकल के आती है कि ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की बात की गई। और इन्होंने ये भी बात की थी कि जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, मतलब कि जो 12वीं की शिक्षा है, उसको यूनिवर्सिटी से अलग कर दी जाए। अभी तक क्या था कि 12वीं की शिक्षा यूनिवर्सिटी लेवल के लिए मानी गई थी, और हाई स्कूल तक क्या था, पहले प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और जूनियर, अपर जूनियर, तो इस प्रकार से क्लासेस चलती थी। और हायर एजुकेशन मान लिया जाता था, हाई स्कूल तक आप अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत पढ़ लिए, उसके आगे जब आपको अभिवृत्ति है, आपके अंदर क्षमता है, तभी आपको इंटर या हाई यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था। तो सैंडलर जी का इतना था। उसके बाद में हम बात करेंगे सार्जेंट रिपोर्ट 1944 की। ये लास्ट, इसके पहले हर्टांग कमेटी आता है। 1927 में हमारे यहाँ साइमन कमीशन आते हैं। साइमन कमीशन बहुत सारी चीज़ों का रिकमेंड देता है, और इसका बहिष्कार भी भारत में हो जाता है। तो उसी के तर्ज पर, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर हर्टांग कमेटी की स्थापना की जाती है। हर्टांग कमेटी आती है, और हर्टांग कमेटी बात किसकी करती है, तो एजुकेशन, जो भारतीय शिक्षा था उसका कंडीशन क्या है, इसके बारे में, जो स्थिति थी भारतीय शिक्षा की, उसके बारे में इन्होंने बात की। तो कमेटी रिकमेंडेशन क्या है, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी। ये पहली बार बात कर रहे हैं आकर के कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो भारत में क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरी इन्होंने कहा कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ शुड बी इंक्रीज। जो स्कूल के इंस्पेक्टर होते थे, डिप्टी जी को कहते थे ना, तो उनको क्या किया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए, उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि पर्यवेक्षण का कार्य जो प्राइमरी स्कूल्स में है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इंस्पेक्टिंग स्टाफ शुड बी इंक्रीज फॉर बेटर सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई। अब हम बात करेंगे सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आने के पहले आपको पता होगा कि गांधी जी जो हमारे थे, वो लाते क्या हैं, वर्धा स्कीम 1937 में लाते हैं। तो वर्धा स्कीम में बहुत सारी चीज़ें बात की गई थी। वर्धा स्कीम है क्या,
तो इसको नई तालीम की शिक्षा भी कहते हैं। तो 1937 में गांधी जी की शिक्षा आती है, जिसको बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। वह गांधी जी ने लाया क्या? वर्धा एजुकेशन लाए, इसी को कहते हैं बुनियादी शिक्षा, और इसी को कहते हैं नई तालीम। नई तालीम, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। वर्धा एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा है, तो इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दे रहे हैं। तो 1937 में गांधी जी वर्धा एजुकेशन के लिए लाते हैं। इस गांधी जी का वर्धा एजुकेशन था क्या? तो व्यवसाय को प्रमोट करता था। जो अमेरिका में प्रैग्मेटिज्म थे, प्रयोजनावादी थे, उसी पर इनका फिलॉसफी बेस्ड था। यूटिलिटी पर जोर दिया गया था, यूटिलिटी को इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि एजुकेशन का मीन साक्षरता नहीं होता है, एजुकेशन का मीन लिटरेसी नहीं होता है। साक्षरता होना या साक्षर होना आपको शिक्षित होना नहीं माना जाएगा। आपके अंदर क्या होने चाहिए? स्किल्स होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतनी चीज़ें थी, आपको समझ में आ गया होगा। इसी का कॉपी पेस्ट कर दिया गया सर्जेंट रिपोर्ट में 1944 में, जो कि युद्ध के उपरांत आया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आता है। 1944 में कौन आते हैं? जॉन सार्जेंट आते हैं, जो कि यूनिवर्सल, पूरा सार्वभौमिक रूप से इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं। और ये पहली बार यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर ब्रिटिश कमेटी कोई ऐसी आती है जो पहली बार ये बात करती है क्या, कि 6 to 40 ईयर के बच्चों का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो यहाँ पर ये पहली बात की जाती है कि चिल्ड्रन बिटवीन द एजेज ऑफ 6 to 14 ईयर, इनको क्या होना चाहिए? ये मिडिल स्कूल में पढ़ें और इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना जाए। इन्होंने बात और भी क्या की कि ये पूरा वर्धा स्कीम से रिलेटेड था। यहाँ पर देखिए, इन मेनी रिस्पेक्ट्स द सार्जेंट रिपोर्ट अग्रीड विद द वर्धा स्कीम आर द बेसिक एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया कि महात्मा गांधी जी के वर्धा एजुकेशन कमीशन का ये 2 कॉपी पेस्ट था। तो इन्होंने जो मेन क्या है, इन्होंने 6 से 14 वर्ष के लिए पहली बार ऐसा एजुकेशन कमीशन आया, जो कि इंग्लिश एजुकेशन कमीशन है, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा रिकमेंड किया गया है। और वह आकर बात कर रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इनके रिकमेंडेशन क्या थे? तो इन्होंने रिकमेंड किया था, विद द रिगार्ड टू सेकेंडरी एजुकेशन द रिपोर्ट सजेस्ट दैट दोज हु had exceptional attitude for higher studies alone should be sent over the secondary stage। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? एक्सेप्शनल एप्टीट्यूड हो, जो कि पढ़ना चाहें, जिनमें क्षमता हो, केवल उन्हीं को ओवर सेकेंडरी स्टेज में भेजा जाए, उन्हीं को केवल 12 कराया जाए। द हाई स्कूल वर बी डिवाइडेड, यहाँ पर हाई स्कूल की शिक्षा को डिवाइड करने की बात की गई 2 चीज़ों में। एक तो शैक्षिक होना चाहिए, एकेडमिक हो, और दूसरा क्या हो? टेक्निकल हो। तकनीकी शिक्षा दी जाए और एकेडमिक शिक्षा दी जाए। यही बात वर्धा एजुकेशन में गांधी जी बताते हैं पहले ही, कि जो एजुकेशन होगा उसमें हम एकेडमिक चीज़ें चलाएंगे, और दूसरा यूटिलिटी बेस्ड हम वोकेशनलाइजेशन का कोर्स करेंगे, जिसमें प्रत्येक बालक कुछ ना कुछ स्किल सीख सके, और स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो वही बात यहाँ पर की गई। यहाँ पर मदर टंग की भी बात की गई थी। इंस्ट्रक्शन का जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा? मदर टंग होगा, मातृभाषा होगा। और इंग्लिश को इन्होंने बताया कि कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। इंग्लिश क्या होगी? एक अन्य कंपलसरी सब्जेक्ट होगी। और जो एम ऑफ एजुकेशन होगा वो क्या होगा? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है बॉयज़ एंड गर्ल्स को। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की बात इन्होंने की। तो ये आते हैं, इतनी सब थी, हमने इतने स्कीम्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कहाँ से शुरुआत की? तो 1600 से, जबकि हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, वहाँ से हमने शुरुआत की 1600 1800 के ड्यूरिंग में। उसके बाद में 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आया, 35 में मैकाले का जो घोषणा पत्र आता है, 1854 में हमने क्या बात की? वुड डिस्पैच की। 1882 में हमने हंटर आयोग की बात की। सैंडलर कमीशन 1917 में बात की।
उसके बाद में हमने बात की हरटांग आयोग 1929 में, हरटांग आयोग 1929, और उसके बाद में हमने बात किया 1944 में, क्या 1944 में सार्जेंट योजना की। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। आपको आशा करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, कैसी आपको जानकारी मिली। हम बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहते हैं इसको, और इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि आपको समझ में आए। एकदम बिल्कुल शॉर्ट में अगर हो जाएगा तो आपको रटना पड़ेगा, याद हो जाएगा, तो यहीं आप याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वर्धा कमीशन की, गांधी जी के। उसके बाद में हम बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग के, मुदालियर आयोग के, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के बाद में हमने आप 1986 की पूरी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, उसकी बात नहीं करेंगे। जो करंट में एजुकेशन स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, चाहे MHRD द्वारा लॉन्च की गई हो, चाहे जिसके द्वारा सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से पहले। और उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन होगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशरी होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग वॉच करते रहिए, देखते रहिए। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता बिल्कुल ही रखिएगा। डाइट पूरा आप एक शेड्यूल के तहत लीजिए और अच्छी नींद लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।